एडवांस अकाउंटिंग में AS10 हम कर रहे थे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक बार मैं जल्दी से सारा रिवाइज करवा रहा हूं, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है सारे एक बार यहां पे ध्यान दो। अभी तक हमने इस AS में सबसे पहले स्टार्ट किया था मीनिंग एंड रिकॉग्निशन से। सबसे पहला मुद्दा था कि सर एग्जैक्टली पीपीई होता क्या है, बुक्स में हमें पता कैसे चलेगा कौन से आइटम को पीपीई मानना है। तो एएस कहता है ऑल दोस टेंजिबल एसेट्स, वो सारे टेंजिबल आइटम्स जिनका इस्तेमाल होगा, यूज के लिए आप उसे लाए हो, यूज में भी प्रोडक्शन के लिए कर लेना, सर्विसेज देने के लिए, औरों को भाड़े पे दे देना, ऑफिस के लिए यूज कर लेना, यूज कुछ भी हो सकता है, बट द मेन कंडीशन इज कि पहली बात टेंजिबल होना चाहिए और दूसरा इस्तेमाल उसका 1 साल से ज्यादा हो। तो वो सारे एसेट पीपीई कहलाएंगे, इंक्लूडिंग बियरर प्लांट। जो आपके बियरर प्लांट होते हैं, बीच में बातें नहीं भाई, बियरर प्लांट्स भी पीपीई की डेफिनेशन में कवर होते हैं। व्हाट वाज बियरर प्लांट? बियरर प्लांट क्या था? वो सारे पेड़ जिसपे फल लगते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमें प्रोवाइड करते हैं, दूसरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोर देन वन पीरियड प्रोवाइड करते हैं, एंड थर्ड उन्हें बेचने का हमारा इंटेंशन नहीं होता अंटिल हमें उसे स्क्रैप के तौर पर एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बेचना पड़े, वो एक अलग पॉइंट है। ये सारे बियरर प्लांट होते हैं और ये आपकी पीपीई के डेफिनेशन में कवर अप होते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया मीनिंग, तो बहुत बेसिक सी बात है, सबको पता है सब, जो भी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एसी, कंप्यूटर जो भी यूज होते हैं वो सारे के सारे पीपीई में क्लासिफाई होते हैं। सेकंड, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अगर आप पीपीई को अपनी बुक्स में एज अ पीपीई दिखाना चाहते हो तो कौन से प्रिंसिपल्स का पूरा होना जरूरी है? तो एएस ने 2 प्रिंसिपल बताए, कौन कौन से, क्या क्या 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज करना चाहते हो? तो पीपीई को अगर बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है तो कौन से 2 प्रिंसिपल पूरे होने चाहिए? फर्स्ट, देयर शुड बी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। किसी भी चीज का इस्तेमाल करके फ्यूचर में बेनिफिट आएंगे तो ही आज उसे एसेट बनाने का फायदा है, क्योंकि एसेट होने के लिए 2 कंडीशन वैसे ही जरूरी होती है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना और दूसरा कंट्रोल। एसेट के लिए पूछ रहा हूं। अब उसके बाद उसे पीपी के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो फर्स्ट देयर शुड बी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और दूसरा कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, बिकॉज इनिशियल अकाउंटिंग कॉस्ट पे ही होती है, कॉस्ट ही पता नहीं होगी तो अकाउंटिंग कर भी कैसे दोगे? तो ये मुद्दा हमने डिस्कस किया। फिर छोटे छोटे कुछ पॉइंट आए, लाइक आपके स्पेयर पार्ट्स, सर्विस इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट। ये कुछ ऐसी एसेट्स है जिनमें यूजुअली कंफ्यूजन रहता है कि सर बेहतर इसे इन्वेंटरी बनाएं या पीपीई बनाएं। तो एएस कहता है अगर वो पीपीई की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं देन क्लासिफाई अंडर एएस10, अदरवाइज उन्हें इन्वेंटरी मान के एएस2 के हिसाब से अकाउंटिंग करना। सर डे टू डे सर्विस कॉस्ट का क्या करना होता है? रिपेयरिंग करवाइए, छोटी मोटी रेगुलर में चलती रहती है, उनका क्या करना होता है? एसपीएल में राइट ऑफ। मेजर खर्चे हुए हैं जिसमें एसेट की एफिशिएंसी बढ़ रही है तो ही उन्हें कैपिटलाइज किया जाता है, अदरवाइज खर्चे एसपीएल में चले जाते हैं। उसके बाद एक और क्रूशियल पॉइंट यहां पे हमने समझा, कभी कभी कोई मेजर पार्ट हम रिप्लेस कर देते हैं तो इसके अकाउंटिंग में क्या ध्यान रखना होता है हमें? पुराना पार्ट क्या करना पड़ेगा? डी रिकॉग्नाइज, हटाना पड़ेगा, और नया पार्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पुराना पार्ट डी रिकॉग्नाइज करोगे तो उसकी डब्ल्यूडीवी देखनी पड़ेगी, एज ऑन डेट क्या है, उसे तो हटा देंगे, अब उसे सेल किया है तो प्रॉफिट लॉस भी आ सकता है, और नया पार्ट एज इट इज ऐड कर देंगे। इसमें भी फिर वो हमने सिनेरियो देखा कि अगर जो पुराना पार्ट है उसकी डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए स्टार्टिंग की वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है, अदरवाइज हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करके वहां भी वो निकालना समझा था हमने। तो ये हमने पहला प्रिंसिपल पढ़ा। दूसरा पॉइंट इसमें हमने पढ़ा, सर अगर हमने पीपी को खरीद लिया है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे इनिशियली एट कॉस्ट, बट कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट कैसे निकालें? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कितने तरीकों से आप एक्वायर कर सकते हो एसेट को, 4। कितने तरीके थे? 4। कौन कौन से? नंबर 1 वाज परचेज, दूसरा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, आपने खुद बनाया है सर उसे, तीसरा आपने एक्सचेंज किया है, और चौथा गवर्नमेंट ग्रांट भी इसके अगेंस्ट में मिल सकता है। चारों केसेस में अकाउंटिंग क्या होगी? अगर आपने परचेज किया है तो परचेज के रिगार्डिंग जो भी आपने खर्चे किए हैं, जब तक एसेट उस कंडीशन, उस लोकेशन पे ना पहुंच जाए जैसा मैनेजमेंट चाहती है, तब तक के सारे खर्चे जो नॉर्मल लगे हैं वो कैपिटलाइज होते हैं। तो इसमें कौन कौन से खर्चे ऐड होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो हमने डिस्कस किया। देन अगर आपने एसेट बनाई है तो भी हमने डिस्कस किया था क्या क्या ऐड होगा, क्या नहीं होगा। वैसे तो सर सारे लाने के, लगाने के खर्चे ऐड अप होते हैं, बस एक दो खर्चों को हमें ध्यान रखना होता है, लाइक सबसे पहली बात इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट कभी भी ऐड अप होता है कॉस्ट में? बोलो हाँ या ना। अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो
अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। सिमिलर वे में अगर हम बात करें इसके अलावा, एक इंसिडेंटल इनकम या एक्सपेंस की बात आई थी, लाइक इंसिडेंटल इनकम हो रही है सर, जब तक बिल्डिंग बन रही है पार्किंग के तौर पर उसको प्रोवाइड करवा दिया गया, किसी को अलग से इनकम हुई है, क्या इसका कोई एडजस्टमेंट करना होता है? नहीं करना होता। और एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, वो था डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट। ध्यान है क्या था? डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट मतलब सर जब आप छोड़कर जाओगे तो इस एसेट को हटाना पड़ेगा, उसे हटाने के और नॉर्मलाइज करने के उस साइट को, उसके भी खर्चे लगते हैं, बट वो खर्चे आज नहीं लगते, कब लगने होते हैं? फ्यूचर में। तो आज ही हम उसका क्या बना लेते हैं? प्रोविजन, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, और उसे दूसरी तरफ कॉस्ट में भी एड अप कर दिया जाता है। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए, ये हमने परसों क्लास में किया था। फिर कल हमने एक्सचेंज को डिस्कस किया था। एक्सचेंज का जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो सबसे पहले हम क्या देखना होता है? जब एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन दिखेगा, पहला काम हमारा क्या रहेगा? क्या ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है या सिर्फ और सिर्फ रंग बदला जा रहा है? कल एग्जांपल दिया था, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रंग बदला है, मतलब सर ट्रांजेक्शन में सब्सटेंस नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? पुरानी के WDV पे नई को रिकॉर्ड कर देंगे सर, कंसीक्वेंटली प्रॉफिट लॉस तो आएगा ही। ठीक है। और अगर मान लो कमर्शियल सब्सटेंस है, तो फिर नेक्स्ट काम क्या करना पड़ेगा? फेयर वैल्यूज अवेलेबल है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। अगर सर सब्सटेंस तो है, लेन देन में हमारा सब्सटेंस था, बट फेयर वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, क्या करेंगे? अगेन WDV पे, और अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल हो तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे। ये कल हमने डिस्कस किया था। अब इस केस में कब पता चलेगा कि कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है? कैसे, किन किन चीजों को देखा जाता है? किस पे? कैश फ्लो के, टाइमिंग, रिस्क और अमाउंट। तीन चीजों को हम देखते हैं। अगर इनमें कोई चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका कमर्शियल सब्सटेंस है, अदरवाइज नहीं है। मैंने इन तीनों का भी मीनिंग आपको बता दिया था कैसे देखा जाता है। ऑल्दो मैंने आपको ये भी बताया था, आपका क्वेश्चन अगर आएगा इवन फाइनल लेवल पे भी वो इतना कंफ्यूज नहीं करता है, वो लिख देता है इस ट्रांजैक्शन में सब्सटेंस है या नहीं है। क्लियर पॉइंट? उसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट के केस में क्या सिनेरियो बनता है? AS12 लगाना होता है आपको। अगर किसी फिक्स्ड एसेट के रिगार्डिंग ग्रांट मिला हो तो कितने टाइप से काउंटिंग हो सकती है? दो। कौन कौन सी? एक तो ग्रॉस और एक नेट। ग्रॉस में हम क्या करते हैं, जो डेफर ग्रांट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और नेट में उसकी कॉस्ट में से माइनस। ध्यान है सभी को? चलो, तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको कल शुरुआत करवाई थी, वो क्या था? डेप्रिसिएशन। बेसिकली इसमें डेप्रिसिएशन के बारे में बताया गया है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये हम सबको पता है। सर एसेट यूज करेंगे तो वैल्यू तो गिरेगी, बट मेन हाईलाइट क्या है AS10 की? AS10 ने जो यूनिक बात बताई, जो शायद आपको नहीं पता थी, वो क्या था? कंपोनेंट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या था कंपोनेंट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन? कि एसेट के अंदर सर मल्टीपल पुर्जे होते हैं, उन सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। लॉजिकल पॉइंट है। आपने कहा सर कंप्यूटर को 5 साल पे डेप्रिशिएट कर दो, कंप्यूटर में सर 10 अलग अलग टाइप की चीजें, किसी की लाइफ 2 साल है, किसी की 3 साल है, तो ये गलत कर रहे हो आप। एक एवरेज लाइफ ले लेना, जिस एसेट की जितनी लाइफ होनी चाहिए उसी पे तो डेप्रिशिएट होना चाहिए ना। तो कंप्यूटर को अकेला कंप्यूटर मत देखो, इट इज अ टोटल ऑफ 6 और 7 पार्ट। हर पार्ट के ऊपर अलग डेप्रिसिएशन लगाना है। दिस इज नोन एज कंपोनेंट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सर कितने लेवल तक पार्टीशन करना है ऐसे? क्योंकि अगर हम सीपीयू को देखें तो सर उसमें भी बहुत सारे सब पार्ट होते हैं, उसके अंदर भी जा सकते हैं। तो कब तक करना है? मटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए, और जब तक प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, और उसका यूज भी होना चाहिए। अगर मान लो 500 रुपए के एसेट है, उसके क्या पार्ट्स बनाओगे? अगर फर्क भी हुआ 1-2 साल की लाइफ का, तो कितना फर्क पड़ेगा? डेप्रिशिएट करोगे, हो सकता है 200 की जगह 250 डल जाए। बैलेंस शीट का साइज है 1 करोड़, और आप कह रहे हो सर 200 का जगह 250 का डेप्रिसिएशन डल गया, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। तो मटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए कंपोनेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करनी होती है। तो ये डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट बेसिस होता है। ये कल हमने डिस्कस किया, मैंने इतना ही बताया था ना, इसके हमने कोई क्वेश्चन किए थे। यहां तक इस एएस में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। थोड़ा सा बड़ा एएस है लेकिन सिंपल है, नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा है लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट में? चलो फिर अब मैं इसको डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करता हूं। पहले हम थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं डेप्रिसिएशन में क्या बताया गया। आप चाहे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे देख लो, लिखने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? एलोकेट डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं? क्या कॉस्ट को डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते हैं? नहीं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज नोन एज डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है। यूजफुल लाइफ भी कल मैंने आपको बता दिया था। अब कुछ बेसिस पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, हम कंपोनेंट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करते हैं। मतलब क्या है सर? डेप्रिशिएट ईच सिग्निफिकेंट पार्ट। एएस ने बोल दिया ना, मटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए सिग्निफिकेंट बोला है,
ऐसे तो तुम 100 पार्ट बना सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट पार्ट, मतलब जो मेजर पार्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि 2-2 रुपए की 5-5 रुपए की आइटम भी अलग अलग निकालने लग जाओ, सिग्निफिकेंट पार्ट देखना है। अब आप कहोगे सर सिग्निफिकेंट क्या होता है, तो क्या सिग्निफिकेंट को डिफाइन किया जा सकता है क्या? वो तो सब्जेक्ट, आपको हर जगह सब्जेक्ट मैटर देखना पड़ेगा। मान लो बैलेंस शीट का साइज 100 करोड़ का है, तो शायद 10,000 भी सिग्निफिकेंट ना बने, और बैलेंस शीट अगर 50,000 की हो तो 5,000 भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो वो केस टू केस होगा, यानी मटेरियलिटी को आप ध्यान में रखोगे। तो डेप्रिशिएट ईच सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पीपी सेपरेटली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। हर पार्ट को अलग से डेप्रिशिएट करो ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये बात मैंने कल बताई थी। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को मत देखो, मॉनिटर को, सीपीयू को, उनके अलग अलग पार्ट को अलग अलग देखो, और सबकी यूजफुल लाइफ अलग अलग होगी, उसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओ। फॉर दिस पर्पस आपको इनिशियल कॉस्ट को सब पार्ट्स में बांटना होता है, ठीक है। ये कल मैंने आपको करके दिखाया था। कंप्यूटर वाले एग्जांपल में हमने कंप्यूटर की जो 50,000 की कॉस्ट थी उन्हें सब एसेट की कॉस्ट में बांट दिया। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ सम पार्ट्स कैन बी डन। कुछ पार्ट्स को इकट्ठा किया जा सकता है अगर आपको लगता है उनकी यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन का मेथड सेम है। लाइक सीपीयू है, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड भी है सर, रैम भी है, हमारी हार्ड डिस्क भी है, और वो जो पावर सप्लाई के लिए बॉक्स लगाता है वो भी है। बट हमें लगता है चारों की मोर और लेस लाइफ सेम रहेगी, और चारों के लिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगा। तो क्या मुझे सीपीयू के चारों एसेट को अलग अलग करने की जरूरत है? एएस कहता है कोई जरूरत नहीं है, आप चारों को इकट्ठा कर लो। ये जो मुद्दा बताया है ना एएस ने, ये कंप्लीटली मटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि भाई ऐसा मत करना कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने लग जाओ और उसका कोई फर्क पड़ना ही ना हो। अल्टीमेटली आप ग्रुपिंग कर सकते हो, आप इनसिग्निफिकेंट पार्ट को भी कंबाइन कर सकते हो अगर आपको लगता है उसका कोई ज्यादा मटेरियल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट ये भी कल मैंने बता दिया था, लैंड और बिल्डिंग। जब हम कभी बिल्डिंग खरीदते हैं तो क्या बिल्डिंग के साथ लैंड अपने आप आ जाती है? यस, उस वैल्यू में लैंड और बिल्डिंग दोनों की वैल्यू शामिल है। हेंस आपको क्या करना है सर, उनको सेग्रीगेट करके दिखाना है, बिकॉज लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल जनरली एंड बिल्डिंग इज डेप्रिशिएबल एसेट। कल मैंने इसका आपको एक एग्जांपल भी बताया था, थोड़ा फिर से सुन लो। लेट्स से हमने कोई बिल्डिंग परचेज की 2 करोड़ रुपए में, 2 करोड़ रुपए में बिल्डिंग परचेज की। अब ऐसा पॉसिबल है सर, देखो बिल्डिंग जब खरीदोगे तो नीचे की लैंड की ओनरशिप तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी। तो हमें क्या करना होगा सर, 2 करोड़ में कहने को ये दिख रहा है कि 2 करोड़ की बिल्डिंग आई है, बट प्रैक्टिकली सिर्फ बिल्डिंग नहीं आई है, नीचे की जमीन भी हमें बाय डिफॉल्ट ओनरशिप में मिल गई। तो ऐसे केसेस में इस 2 करोड़ को 2 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ लैंड एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। अब कैसे बाइफरकेट करें सर, आपको क्या करना पड़ेगा, आसपास के एरिया में जमीन का भाव देखना पड़ेगा। आपने पता किया कि सर अकेली जमीन लेते ना, हम अकेली जमीन लेते तो 1.25 करोड़ की पड़ती, अकेली जमीन लेते। अब पहला केस, अगर इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली क्या कह सकते हो कि सर आज भी अगर हमने 2 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है, खाली लैंड अगर खरीदने जाए इस एरिया में तो 1.25 करोड़ की मिलती है, इसका मतलब बिल्डिंग कितने की हुई, 75 लाख। पहला पॉइंट। और अगर फर्दर इंफॉर्मेशन ये भी अवेलेबल है कि सर अकेली लैंड 1.25 करोड़ की मिलती है, और अगर हम बिल्डिंग बनाने जाएं तो बिल्डिंग 1 करोड़ में बन जाती है। ऐसा हो सकता है ना, कंबाइन होकर हमें दोनों चीजों का कुछ डिस्काउंट मिल गया। मतलब अकेले अकेले लेने जाते हैं इन एसेट को सेपरेटली तो 1.25 करोड़ और 1 करोड़ की पड़ती, टोटल कितने हो गए, 2.25। लेकिन जब कंबाइन खरीदा तो 2 में मिल गई। क्या ये पॉसिबल है? 2 चीजें इकट्ठी खरीदने पर डिस्काउंट मिल जाता है कई बार। तो अब ऐसे केसेस में बताओ लैंड की वैल्यू कितनी मानोगे और बिल्डिंग की कितनी मानोगे? क्या एएस कहता है, क्या कर लेना आप, प्रोपोर्शनेट। ये जो दोनों का रेशियो बन रहा है 5:4, टोटल 2 करोड़ को भी 5:4 में बांट लेना, जो वैल्यू आएंगी वही आपकी लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर ओनली लैंड की ही वैल्यू अवेलेबल है तो बची हुई बिल्डिंग की वैल्यू अपने आप बच जाएगी, लेकिन अगर दोनों की फेयर वैल्यूज अवेलेबल है तो एप्रोप्रिएट ये रहेगा कि दोनों की फेयर वैल्यू में आप टोटल कंसिडरेशन को बांट सकते हो। क्या इसे एग्जांपल के फॉर्म में लिखवाऊं? कोई जरूरत लग रही है या ध्यान रह जाएगा इतना? चलो, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट था। अब इसके अलावा छोटी मोटी कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जो द रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये तीनों के तीनों क्या विद टाइम बदल सकते हैं? सबसे पहले रेजिडुअल वैल्यू, आज अनुमान है कि रेजिडुअल वैल्यू 50,000 होगी, क्या 2 साल बाद वो अनुमान बदल सकता है? यस। सिमिलर वे में यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट भी बदल सकता है, एंड इवन डेप्रिसिएशन का मेथड भी तो बदल सकता है। पहले हम एसएलएम लगा रहे थे, अब हम डब्ल्यूडीवी लगा रहे हैं। इन तीनों में चेंज होना, क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट?
मेथड बदल रहे हैं, रेजिडुअल वैल्यू बदल रही है, यूजफुल लाइफ बदल रही है। व्हाट इज दिस? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टीमेट। तो ये सब कुछ चेंज हर बैलेंस शीट में आपको रिव्यू करना होता है। अगर चेंज हो रहा है तो आपको AS5 को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये बात हमने वहां भी पढ़ी थी। क्या थी AS5 में बात? कि जब भी कोई एस्टीमेट बदलता है और उसका इंपैक्ट मटेरियल हो रहा है, चाहे करंट ईयर में चाहे फ्यूचर ईयर में, तो अलग से डिस्क्लोजर देना होता है। ध्यान है? यही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर कुछ चेंज हो रहा है तो ये जरूर देख लेना कहीं AS5 के अकॉर्डिंग कोई अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट तो नहीं आ रही। नेक्स्ट पॉइंट, कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब लगना शुरू होता है? मान लो हमने एक प्लांट परचेज कर लिया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, बट सर ये प्लांट जो था ये स्टैंड बाय प्लांट था। स्टैंड बाय प्लांट मतलब, स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है? मतलब अभी एक प्लांट यूज हो रहा है, इसको कब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे? जब वो खराब हो जाएगा। तो सर ये स्टैंड बाय में पड़ा है। पुराना जो प्लांट है वो खराब होने वाला है बट अभी चल रहा है, शायद 6-8 महीने और निकाल देगा, तो हमने ला के रखा हुआ है, जब भी जरूरत पड़ेगी इसको हटा के ये लगा लेंगे। तो हुआ क्या सर, 1 अप्रैल को हम ले आए, बट इसका इस्तेमाल फाइनली हमने 1 अगस्त से शुरू किया। यहाँ पे रेडी टू यूज था, मतलब आप यूज करना चाहो तो कर सकते थे, बट अभी स्टैंड बाय में था इसलिए किया नहीं। और यहां फाइनली हमने इसे कर लिया पुट टू यूज, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साल खत्म हुआ 31 मार्च को। डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? क्या पूरे साल का लगेगा या 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च का? हमारा AS10 सिंपली कहता है अगर एसेट रेडी हो चुकी है, अगर उसके बाद भी यूज नहीं करे, तो कॉमन सेंस क्या कहता है? सर लाइफ अपने आप कम होती जा रही है या नहीं, इस्तेमाल करो या ना करो, क्या लाइफ कम हो रही है? यस। तो सर डेप्रिसिएशन यहीं से लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड यूज कर रहे हो, क्या सभी को पता है प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बना देगा उसके बेसिस पे डेप्रिशिएट करना। अगर वो मेथड फॉलो कर रहे हो तो सोच के बताओ डेप्रिशिएशन इस पीरियड का कितना होगा? 0, बिकॉज इस पीरियड में हम प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे, बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। लेकिन स्टिल अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि डेप्रिशिएशन कब लगना शुरू हो जाता है, रेडी टू यूज या पुट टू यूज? रेडी टू यूज। एसेट जब तैयार हो चुकी है तभी उसी दिन से डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है। इवन अगर आप एसेट का इस्तेमाल नहीं करोगे ना पूरे साल, तो भी सर लाइफ तो कम हो रही है ना। अगर पहले 10 साल था एस्टिमेट, अब 9 साल ही रह गया होगा, अगले साल 8 ही रह जाएगा, इस्तेमाल करो या ना करो, एसेट तो ऑब्सोलीट हो रही है, आउटडेट हो रही है, वैल्यू गिर रही है। नया फोन ले आओ, बिल्कुल पैक करके छोड़ देना बॉक्स में, पूरे साल यूज मत करना। क्या 1 साल बाद उसकी वही वैल्यू रहेगी? मतलब ही नहीं, क्योंकि विद टाइम नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, आपका पुराना प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होता जाएगा, इसलिए आपकी डेप्रिसिएशन रेडी टू यूज बेसिस पे लगना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, बाद में कंफ्यूजन ना आए। जब आप इनकम टैक्स में PGBP का टॉपिक करोगे तो वहां पे जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो पुट टू यूज से होता है, तो क्लियर कट दिमाग में बना लेना पहले ही, बाद में कंफ्यूज मत होना। इनकम टैक्स खर्चा अलाउ करता है एक्चुअल बेसिस पे कि भाई इस्तेमाल हुआ है तो ही डेप्रिसिएशन लगाने देंगे, लेकिन अकाउंट्स में कहां से लगना शुरू हो जाता है? रेडी टू यूज। तो ये डिफरेंस याद रखना, दोनों में अलग अलग है, एक ही बात नहीं कही गई है। अकाउंट्स में रेडी टू यूज है, वहां पे पुट टू यूज आएगा। क्लियर पॉइंट? चलो, तो पहला पॉइंट डेप्रिसिएशन कब लगने शुरू हो जाएगा? व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। नेक्स्ट, कब तक लगेगा सर? डेप्रिसिएशन कब तक लगेगा? AS10 कहता है डेप्रिसिएशन सीजेस अर्लियर ऑफ, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा ना, उसी टाइम पे आपका डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। जब तक इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक वो फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट है तो डेप्रिसिएशन लगेगा। अब AS कहता है 2 केसेस में डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। पहला सिनेरियो, एसेट बेच दी। सोच के बताओ, अगर एसेट हमने बेच ही दी है तो क्या उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा? एसेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? तो पहला सिनेरियो बना, एसेट इज डीरेकॉग्नाइज्ड। डीरेकॉग्नाइज्ड मतलब हमने हमारी बुक्स में से उसे हटा ही दिया। डीरेकॉग्नाइज का मतलब है एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बुक्स में से खत्म हो गई है, चाहे वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, चाहे हमने बेच दी, चाहे एक्सचेंज कर दी, कोई भी रीजन रहा हो, अगर एक एसेट आपकी बुक्स में से हट चुकी है, डीरेकॉग्नाइज हो चुकी है, तो फिर अब उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। या दूसरा सिनेरियो, एसेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। एसेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल क्या होता है? एक एसेट को हमने 5 साल, 7 साल, 8 साल यूज किया और अब लग रहा है कि सर इसे यूज करना इकोनॉमिक नहीं है, इसके रिपेयरिंग के खर्चे, इसके ऊपर के खर्चे ज्यादा आएंगे, प्रोडक्शन कम देगा, तो हम सोचेंगे इसको अब निकाल देते हैं। तो ऐसे केसेस में जिस दिन आपने ये मन में ठान ली कि अब इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब तो हम इसे बेचेंगे, वो एसेट अब
आपकी पीपीई नहीं रह जाती। इसके लिए बैलेंस शीट में भी एक अलग से हेडिंग बनाई जाती है, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। ये एसेट वो है जो बेचने के लिए है। अब बेचने के लिए है, इसका मतलब वो यूज करने के लिए नहीं रही तो भी इस पर डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। एग्जांपल, एक कंपनी का बिजनेस है कि वो बाइक्स रेंट पे देते हैं, बाइक्स रेंट पे देते हैं, और उस पर्पस के लिए उन्होंने 5 बाइक परचेज की। आपका बिजनेस क्या है सर? बाइक रेंट पे देना, और आपने उस पर्पस के लिए 5 बाइक परचेज की है। मुझे ये बताओ, जिस दिन आप खरीदोगे उन बाइक्स को, कहां क्लासिफाई करोगे? वो एसेट जो आप औरों को रेंटल पे देने के लिए लाते हो, और ऑब्वियस है क्या बाइक 1 साल में खत्म हो जाएगा? मल्टीपल ईयर चलेगा ना। तो एक ऐसी एसेट जिसका इस्तेमाल आप करोगे औरों को रेंट पे देने के लिए, यूज भी सर 7-8-10 साल होगा, तो ऐसे एसेट को क्या बोलोगे आप? पीपी। तो यानी कि इस बिजनेस के लिए ये कहां पे क्लासिफाई होगा? पीपी। लेकिन 7-8 साल यूज करने के बाद बिजनेसमैन ने क्या देखा सर, अब ये रिपेयरिंग बहुत ज्यादा मांगने लगी। कस्टमर को 2 दिन के लिए भाड़े पे देते हैं, 500 रुपए का 2 दिन का रेवेन्यू 1000 आता है, लेकिन उसके बाद मिस्त्री के पास जाना पड़ता है, 2000 उसको देने पड़ते हैं ठीक करवाने के। क्या अब इकोनॉमिकली कोई सेंस बनता है इसको इस्तेमाल करने का? नहीं। तो हमने क्या सोचा, इसको बेच देते हैं, कुछ तो बटेगा, उससे फिर थोड़ा सा पैसा और जोड़ के नया व्हीकल ले आएंगे। तो यहां पे हमने फाइनली डिसाइड किया आफ्टर 7 इयर्स कि अब हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने हेल्ड फॉर सेल कर ली। हेल्ड फॉर सेल और सेल में फर्क है। सेल का मतलब बिक गई है, और हेल्ड फॉर सेल का मतलब बेचने के लिए निकाली हुई है। अगर आपने बेचने के लिए निकाल दी, इसका मतलब क्या अब ये आपकी यूज के लिए बची? नहीं, यूज के लिए नहीं बची, तो क्या अभी भी आप इसे पीपी बोलोगे? आंसर इस तो अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको? डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देना, क्योंकि अब ये एसेट फिक्स्ड एसेट नहीं रही, और डेप्रिसिएशन सिर्फ पीपीई पे लगता है। ये पीपीई अब है ही नहीं, बिकॉज इट इज नॉट फॉर यूज, इट इज हेल्ड फॉर सेल। बोलो बात समझ में आई? और अगर बिक ही गई तो बात ही खत्म, फिर तो बुक्स में से हट ही जाएंगी, फिर तो वैसे ही नहीं लगना डेप्रिसिएशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसी में एक छोटा सा पॉइंट जस्ट तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए, मान लो हमारा ये रेगुलर का काम ही है, 5 साल बाइक को यूज करेंगे हमारे बिजनेस के लिए, और फिर हम उनको क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। ठीक है, देखो मैं यही पॉइंट अब बताना चाहता था। पहले ये वाला मेरा जो पॉइंट है वो सुन लो, फिर तुम्हारा जो क्वेश्चन उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। एक कंपनी है, उनका सर रूटीन का काम ही है, 5 साल बाइक को इस्तेमाल करते हैं रेंटिंग पर्पज से। अब उन्हें पता है सर, देखो खुद की बाइक होती है तो हम 10 साल भी बहुत सेफ्टी से चलाते हैं, लेकिन जब कोई बंदा रेंट पे लेता है तो रफ यूज करता है। तो 5 साल में कंपनी को लगता है अब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिरने लगी है, अब हम एक काम करेंगे, इसे बेच देंगे। तो कंपनी ने पॉलिसी बना रखी है 5 साल यूज करो रेंटल के लिए, 6ठे साल में बेच देंगे। ऐसे बहुत सारी कंपनीज करती है, सिर्फ बाइक रेंटल वाले नहीं है। आप देखते हो ड्रेसेस भी रेंट पे मिलते हैं, जो कंपनीज वगैरह जो शॉप वगैरह ड्रेस रेंट पे देते हैं, महंगे महंगे ड्रेस होते हैं रेंट पे देते हैं। आप कभी देखना, उनका ये तरीका होता है कि 2 साल तक, मे बी 3 साल तक, या कई कई ड्रेसेस के लिए 1 साल तक वो रेंट पे देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई शेरवानी है, अब वो किराए पे देंगे 2 साल 3 साल, 2 साल में शायद 7 बार 8 बार 10 बार वो रेंट पे चली जाएगी, तो अब वो क्या होनी शुरू हो जाएगी? डल होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक बात है, 8 बार 10 बार आप उसको यूज कर चुके हो, ड्राई क्लीन करवा चुके हो, वो डल हो चुकी है। तो कंपनी ने पॉलिसी क्या बना रखी है, 2 साल तक तो लोगों को देंगे रेंट पे, और फिर तीसरे साल क्या करेंगे, उसका सस्ता सा प्राइस निकाल देंगे। मतलब वो चीज वैसे 30,000 की बिकती है, हम कह देंगे 5,000 में कोई ले जाओ। अब जो बंदा 5,000 में रेंट के लेने की सोच रहा है, वो कहेगा यार 5,000 में मिल ही रही है तो खरीद लेते हैं। बात समझ में आई? अब ऐसे केसेस में पहले 2 साल जब आप उसे रेंट के लिए रख रहे हो, तब तक वो क्या रहेगा? पीपीई। और जैसे ही आपकी पॉलिसी के हिसाब से आपने इसे बेचने के लिए निकाल दिया, अब क्या बन जाएगा? अब क्या बन जाएगा? अब वो इन्वेंट्री बन जाएगा, क्योंकि आपके जनरल बिजनेस की वो स्टॉक आइटम बन रही है। बात समझ में आई? अब सेम पॉइंट आप वाले केस में, आपने कहा सर हमने 5 साल इस्तेमाल किया, तब तक वो पीपीई था, अब हमने बेचने का मन बना लिया, और कस्टमर आया कह रहा जी मॉडिफिकेशन करवा के दो। जैसे ही 5 साल बाद मैंने बेचने का मन बनाया, क्या अब वो पीपीई रहा? अब वो मेरा क्या बन गया? इन्वेंट्री आइटम। इन्वेंट्री के ऊपर कुछ भी खर्चा करते हो, क्या वो पीएनएल में जाता है या नहीं? इन्वेंट्री के ऊपर तो कुछ भी खर्चा करते हो तो रेवेन्यू नेचर का ही होता है ना, तो वो इन्वेंट्री की कॉस्ट बन के आपका पीएनएल में चला जाएगा। तो अगर आपने मॉडिफाई भी किया है, तो वो पहले तो इन्वेंट्री की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाएगा, और फिर वो अल्टीमेटली उसी टाइम पीएनएल में भी चला जाएगा। कैपिटलाइज तो होगा, क्योंकि एसेट ही खुद कैपिटलाइज नहीं रही, अब तो इन्वेंट्री हो गया, वो खुद ही करंट एसेट बन गई है, उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा।
अगर आपने इन्वेंट्री इस साल नहीं बेची तो वो इन्वेंट्री की वैल्यू के पार्ट पर बैलेंस शीट में चला जाएगा, अदरवाइज पीपी नहीं बनेगा। ठीक है, क्या ये मुद्दा समझ में आया सभी को? चलो, तो इस पॉइंट पे फिर डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देना है। अगर बीच में खाली भी पड़ी रहे ना कोई एसेट कुछ समय के लिए, तो डेप्रिसिएशन नहीं रुकता। मान लो आपका काम सीजनल है, 6 महीने मशीन चलाई, 6 महीने नहीं चल रही, तो क्या जब नहीं चल रही तब भी डेप्रिसिएशन लगेगा? यस, क्योंकि सोचिए सिंपल सी बात है, क्या लाइफ हर रोज कम हो रही है, इस्तेमाल करो या ना करो, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगातार लगता रहेगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन कौन से 3 मेथड एएस बताता है? कल बताया था कौन कौन से 3 मेथड है, एसएलएम, डब्ल्यूडीबी और प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इसके अलावा अगर आप कोई करना चाहो तो कर सकते हो, बट एएस सिंपली एक बात जरूर बोलता है कि कोई भी मेथड ऐसा मत लेना जो रेवेन्यू को बेस बनाता हो। सेल की बेसिस पे कभी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए, बिकॉज सर सेल में होता है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, उसका आपकी एसेट की क्वालिटी या एसेट के इस्तेमाल से कोई लेना देना नहीं होता। तो रेवेन्यू बेस्ड कोई भी मेथड मत बनाना, उसके अलावा आपका जो मन करे वही मेथड बना सकते हो। ये मेथड मोस्टली लोग यूज करते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई यूज किया जा सकता है? यस, आपकी मर्जी। और एक मेथड से दूसरे मेथड पे जाना क्या कहलाएगा? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो ये डेप्रिसिएशन का मुद्दा था। क्या ये बात समझ में आई? चलो अब क्वेश्चन निकाल लो, डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कोई भी मेथड ऐसा आप डेप्रिस, देखो एएस ने कहा जो भी एप्रोप्रिएट लगे आपको, सिस्टमैटिक एलोकेशन लगे, आप उसी को ले लेना। कंपनी ने बोला सर हम तो ये देखेंगे कि हर साल ये जो मशीन है उससे हम कितने यूनिट्स बनाते हैं और वो कितने में बिकती है, तो उस सेल की रेशो में बांटना चाहते हैं। तो एएस कहता है सेल का बेस कभी मत बनाना, बिकॉज सेल सेलिंग प्राइस से बनता है और सेलिंग प्राइस मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड है, उसका डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए रेवेन्यू बेस्ड मेथड इनएप्रोप्रिएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 11 निकाल लो पहले। एग्जांपल नंबर 11, डेप्रिसिएशन निकालना है। 2 एग्जांपल है, पहले ये कर लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। एग्जांपल नंबर 11 क्या कहता है? एबीसी लिमिटेड परचेज्ड अ थर्मल पावर जनरेशन यूनिट। कंपनी ने एक थर्मल पावर जनरेशन प्लांट खरीदा है 1 अप्रैल को, जिसमें टोटल वैल्यू आपने कितनी पे की है? 2 करोड़ 40 लाख। कंपनी ने एक प्लांट परचेज किया फॉर अ कॉस्ट ऑफ 2 करोड़ 40 लाख। एसेट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हैविंग डिफरेंट यूजफुल लाइफ। हमने जब देखा ना कि थर्मल पावर प्लांट 2 करोड़ 40 लाख का है, तो हमें पता चला सर इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स भी है। तो बाइफरकेशन करने पे पता चला क्या क्या है सर। सबसे पहला है बॉयलर सेक्शन। उस बॉयलर सेक्शन की वैल्यू है 90 लाख और यूजफुल लाइफ है 15 साल। सर एक टरबाइन भी होता है, वो कितने का है? 70 लाख और उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल। और जनरेटर भी है सर, उसकी कॉस्ट है 50 लाख रुपए, जिसकी लाइफ है 12 साल। 3 सिग्निफिकेंट पार्ट हमने निकाले। हमने कहा बाकी जो आपका पार्ट है, सॉरी एक और भी है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है, वो है 30 लाख का, जिसकी यूजफुल लाइफ है 6 साल। 4 कंपोनेंट बनाए। इसके अलावा हमने कहा बाकी बचा रेजिडुअल, उनके आप वैल्यू नील मान सकते हो। एक बार इसका टोटल देखना, हो गया पूरा? ठीक है, 4 मेजर कंपोनेंट बना दिए हमने। क्या चारों की यूजफुल लाइफ अलग अलग है? यस। आपसे बस डेप्रिसिएशन पूछा गया कि 1 साल का कितना बनेगा। आंसर कैसे करना है, मैं प्रेजेंटेशन का तरीका बता रहा हूं, तो आप कुछ इस टाइप से प्रेजेंट करोगे। आंसर नंबर 11 अंडर एएस 10 आप नाम लिख सकते हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वी फॉलो component basis of depreciation, that is each significant component should be depreciated based on respective useful life.
हमें सबसे पहले जब भी कंपोनेंट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन का तरीका इस्तेमाल करना है तो आंसर में ये बात लिख देनी है कि AS10 सजेस्ट करता है कंपोनेंट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, विच इज कि हर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट को उसकी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, डेप्रिशिएट करो। फिर यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बस इसके बाद अपने जो कैलकुलेशन का तरीका है, जो भी मेथड है, आप यूज करके और वैल्यूज दिखा सकते हो। बट शुरू में हाईलाइट में बताना जरूर है कि हम ऐसे ऐसे कंपोनेंट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करते हैं। आप इसे ऐसे दिखा सकते हो, कंपोनेंट कॉस्ट, यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिसिएशन। कंपोनेंट जो है वो सारे लिख देंगे। क्या क्या नाम दिए गए हैं कंपोनेंट के? बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर एंड एक और भी था, इनफो कंट्रोल सिस्टम जो भी था उनका, कंट्रोल सिस्टम। क्या चारों की कॉस्ट हमें अलग अलग पता है? इस कितनी कितनी है? 90 लाख, 70 लाख, 50 लाख, 30 लाख। 90 लाख, 70 लाख, 50 लाख और 30 लाख। इन सबका टोटल हमारा क्या बन रहा है? 2,40,00,000। 2,40,00,000। अगर ये इंडिविजुअल फेयर वैल्यू गिवन होती, टोटल 2,40,00,000 ना बनता तो 2,40 को इन्हीं के रेशो में बांट लेते जो भी फेयर वैल्यूज गिवन होती। क्या इस सभी की यूजफुल लाइफ भी अलग अलग अवेलेबल है? कितनी कितनी है? 15, 10, 12 और 6। तो अकॉर्डिंगली हर साल का रेजिडुअल वैल्यू गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा हर पार्ट का। सर अगर बॉयलर 90 लाख का है ना, तो उसे उसकी लाइफ 15 साल में हर साल डेप्रिशिएट करोगे, इसका मतलब डेप्रिसिएशन विल बी 6 लाख। सिर्फ और सिर्फ ये बॉयलर के हिस्से का है, ना कि पूरे थर्मल प्लांट का। सिमिलर वे में टरबाइन 70 लाख का आता है, बट वो 10 साल चलेगा, तो इसके हिस्से का कितना बना? 7 लाख। जनरेटर 50 लाख का है, 12 साल चल जाएगा, तो 4,16,667। और कंट्रोल वाला 30 लाख का है, 6 साल में राइट ऑफ करेंगे तो 5 लाख। तो यहां से जो अमाउंट बनेगा वो आपका पर एनम का डेप्रिसिएशन बनेगा 22,16,667। 21,16, 22,16,667 की एनुअल डेप्रिसिएशन होगा। अब कल भी ये पॉइंट वैसे हो गया था, किसी ने पूछा था क्वेश्चन में, आज फिर से बता रहा हूं। ऐसा नहीं होगा कि आप बुक्स में एसेट में ऐसे दिखाओगे बॉयलर अकाउंट डेबिट, टरबाइन अकाउंट डेबिट, जनरेटर अकाउंट डेबिट, कंट्रोल सिस्टम अकाउंट डेबिट। क्या इन चारों को अकाउंटिंग के टाइम भी 4 अकाउंट खोलोगे? नहीं, अकाउंट तो एक ही बनेगा, थर्मल प्लांट। उसकी कैलकुलेशन आप चाहे एक्सेल शीट में अलग से मेंटेन कर लो, ऐसा नहीं कि 4 पुर्जों के अलग अलग अकाउंट्स बना लोगे, क्योंकि अदरवाइज ऐसे तो बहुत सारी एसेट दिखने लग जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हमेशा एसेट एक ही बनाई जाएगी, थर्मल प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेप्रिशिएट करते टाइम भी इकट्ठा करेंगे, डेप्रिसिएशन टू थर्मल प्लांट। आप एक्सेल में उसकी कैलकुलेशन सेपरेटली मेंटेन करके रख सकते हो, बुक्स में आपको एक ही अकाउंट खोलना है। यही निकालना था आपको, साल का डेप्रिसिएशन बताना, ये डेप्रिसिएशन लगेगा और इस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा। हो सकता है 4 साल बाद क्वेश्चन कह दे टरबाइन बदलना है, तो टरबाइन पे हर साल 7 लाख रुपए लगाया आपने, तो 4 सालों में 28 लाख वैल्यू तो डेप्रिशिएट हो चुकी होगी। 70 में से 28 गए 42, वो आपकी WDV होगी, पुराना पार्ट हटा देना, नया ले आना। समझ में आ गई बात? यस और नो? चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 आप खुद पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 खुद पढ़ो और सॉल्व करो।
हो गया क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्वेश्चन में एक फैक्ट्री खरीदी है आपने 45 लाख में। जैसे मैंने बताया बिल्डिंग खरीदते हो तो बाय डिफॉल्ट लैंड आपके पास आई जाती है ओनरशिप। तो 45 लाख की वैल्यू में लैंड भी होगी सर, बिल्डिंग भी होगी। तो क्वेश्चन ने कहा सर एक्चुअल में लैंड अगर अकेले लेने जाओ तो 30 लाख की मिलती है, दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड, और बिल्डिंग की फेयर वैल्यू 20 लाख है। दोनों को मिला के कितना हुआ 50। बट सर 45 में मिल गई, इसका मतलब डिस्काउंट मिला है कंबाइन होने पर। तो क्या मैं ये कर दूं 30 लाख में लैंड को 45 में 30 की लैंड मान ले 15 की बिल्डिंग? नहीं। अगर ऐसे सिनेरियो बन रहा है तो जो टोटल कंसिडरेशन होगा उसको क्या करेंगे, इसी रेशियो में 3-2 के रेशियो में बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या वैल्यू निकल के आएगी 27 और 18। तो इसका मतलब फेयर वैल्यू ऑफ लैंड 27 लाख, मतलब सॉरी कॉस्ट ऑफ लैंड 27 लाख और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 18। एंट्री पता है क्या बनेगी, लैंड अकाउंट डेबिट 27 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 18 लाख टू बैंक 45 लाख। मतलब इनिशियली दो अलग अलग एसेट रिकॉर्ड कर दोगे यार, क्योंकि एक्चुअल में है भी इन सब्सटेंस दो सेपरेट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग। अब उसके बाद क्वेश्चन ने आपसे लेकिन ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने तो कहा था डेप्रिसिएशन बताओ। अब डेप्रिसिएशन कौन से पोर्शन पे लगेगा, सिर्फ बिल्डिंग पे लगेगा सर, लैंड जनरली नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होती है। तो इसका मतलब अब डेप्रिसिएशन लगेगा बिल्डिंग पोर्शन पे। बिल्डिंग जो है उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 20 साल, रेजिडुअल वैल्यू नील। तो यानी कि आप 18 लाख रुपए को 20 सालों में राइट ऑफ करोगे तो कितना बनेगा 90,000 रुपए पर एनम। ये आपका डेप्रिसिएशन बन जाएगा। एग्जांपल 12 भी समझ में आ गया सभी को? चलो लैंड और बिल्डिंग देखो दो सेपरेट टाइप की एसेट है, एसेट ही दो है ना ये तो लैंड और बिल्डिंग को फिर सेपरेट एसेट आप दिखा सकते हो, लैंड अकाउंट डेबिट बिल्डिंग। जब मैं थर्मल प्लांट की बात कर रहा था सर वो चीज तो एक ही है, उसके कंपोनेंट थे वो, लेकिन लैंड और बिल्डिंग तो एसेट ही दो होती है ना सेपरेट, तो हम दो भी दिखा सकते हैं, दिखाने को एक दिखा दो चाहे, लेकिन आइडियली लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग दिखाना चाहिए, बिकॉज एक डेप्रिशिएबल है दूसरी नॉन डेप्रिशिएबल है। ठीक है, बाकी आपने सबने देखा ही है बैलेंस शीट में लैंड और बिल्डिंग मोस्टली इकट्ठा ही दिखाया जाता है लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। बट आप अलग अलग करो इकट्ठा करो गलत नहीं है, मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो अलग अलग दिखाना बेटर रहता है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डेप्रिसिएशन का कौन सा टॉपिक है, 10th, क्वेश्चन नंबर 10। बेसिक से दो सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 10, अब प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 10 लाख, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, वो आज हमने 1/4/20 को खरीदी। वैसे तो सर इसकी लाइफ 50 साल है, मतलब बिल्डिंग 50 साल तक चल सकती है, बट कंपनी का इंटेंशन क्या है कि 25 साल में बेच देंगे। तो अब इस केस में कंपनी एसेट की लाइफ कितनी है 50 साल, बट कंपनी कितना टाइम बाद बेचने का सोचेगी 25। मुझे सोच के बताओ डेप्रिसिएशन के पर्पस से यूजफुल लाइफ किसे माना जाए 50 या 25? ऑब्वियस है सर हम 25 साल यूज करेंगे तो हम तो उस खर्चे को 25 साल में राइट ऑफ करना चाहेंगे। यहाँ दो वर्ड यूज होते हैं, 50 साल को इकोनॉमिक लाइफ कहा जाता है। एसेट चल कितना सकती है 50 ईयर इज इकोनॉमिक लाइफ। हमें इकोनॉमिक लाइफ नहीं चाहिए होती क्वेश्चन में, हमें किससे डिवाइड करना होता है यूजफुल लाइफ से। यूजफुल लाइफ इज 25 ईयर्स तक, तो 25 साल हमें यूज करना है, 25 साल में ही डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या कहा रेजिडुअल वैल्यू। पहला केस रेजिडुअल वैल्यू 10 लाख होगी, आज कितने की है 10 लाख, 25 साल बाद कितने मिलेंगे 10 लाख। डेप्रिशिएबल अमाउंट जीरो, डेप्रिशिएशन जीरो, तो पहले सिनेरियो में डेप्रिशिएशन हो जाएगा जीरो, इस केस में डेप्रिसिएशन होगा जीरो, क्योंकि सर रेजिडुअल वैल्यू 10 लाख है, 10 लाख की कॉस्ट है, इसका मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट कुछ है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन विल बी जीरो। सेकंड सिनेरियो 9 लाख, अगर रेजिडुअल वैल्यू 9 लाख है तो क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट 1 लाख बचेगा। 10 लाख की कॉस्ट है, 9 लाख तो वसूल हो ही जाएंगे, मतलब 1 लाख को डेप्रिशिएट करना है ओवर 50 इयर्स और ओवर 25 इयर्स। क्वेश्चन पूरा, 4,000 रुपए का एनुअल डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे। आगे समझ में? इससे अगला खुद पढ़ लो एक बार जल्दी से भाई, एग्जाम्पल 11 रीड कर लो।
क्या होता ही है, हो ही रहा है एक्चुअल में जो मतलब आप ये देखो, ये अकेली बिल्डिंग के लिए तो कम चांसेस है, बिल्डिंग के लिए अगर आप देखोगे तो नहीं होगा, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए देखोगे तो हो जाता है, रेट बढ़ जाते हैं जमीनों के। हाँ, बिल्डिंग के तो जनरली नहीं होगा, मतलब बहुत रेयर चांस है, अकेली बिल्डिंग के लिए नहीं हो, मुश्किल है, विद टाइम बिल्डिंग की वैल्यू कम करती जाती है, डेप्रिशिएट तो होती है, अनलेस एक ही केस में ऐसा पॉसिबल है जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत महंगा हो जाए। आज मान लो आपने घर बना लिया, आज वो 50 लाख में बन गया, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की बात करूं, लेकिन हुआ क्या सर, 5 साल बाद नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए, उसकी वजह से सीमेंट, सरिया, ईंटें बहुत महंगी हो गई और लेबर की मिनिमम वेजेस भी बहुत ज्यादा बना दी, मतलब सिमिलर बिल्डिंग को आज बनाए तो 2 करोड़ में बनती है। अब ऐसे केसेस में सोचो आप, आज से 5 साल 10 साल बाद ही बनो, पुरानी हो चुकी है, लेकिन स्टिल 50 लाख में तो बनी थी ना आपके लिए तो। हाँ, तो वो तो पहले तो पता नहीं चल सकता, प्रैक्टिकली मैं कह ही रहा हूँ मुश्किल है बहुत, ऐसा प्रैक्टिकली मुश्किल है। लेकिन एक बात और भी तो है ना, रेजिडुअल वैल्यू तो आपको हर साल रिव्यू करनी होती है, पहले साल पता नहीं चला, आपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन कर दिया, दूसरे साल, तीसरे साल भी, चौथे साल में तो पता चल जाएगा कि सर नए लॉज आ गए, अब तो बहुत महंगी हो गई है बिल्डिंग बनाना, तो रेजिडुअल वैल्यू बढ़ चुकी है। रेजिडुअल वैल्यू ऐसा नहीं कि एक बार ही चेक करते हैं, हर साल चेक करनी होती है। अगर मान लो इस साल आपकी रेजिडुअल वैल्यू 1 थी, अगले 2 सालों में भी सेम रही, चौथे साल अगर रेजिडुअल वैल्यू चेंज होगी तो आप नए तरीके से डेप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट करके देखोगे। मान लो अगर आपने कोई एसेट 10 लाख में खरीदी, लाइफ है 20 साल, अभी एक्सपेक्टेड था कि 0 रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी, तो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन बना 50, 4 साल राइट ऑफ कर दिया, 50 50 50 कितना गया, 2 लाख, वैल्यू कितनी बची 8, और लाइफ 20 में से 4 गए, कितने बचे 16। लेकिन अब हमने एस्टिमेट किया कि रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख मिल जाएगी, अब क्या करेंगे, 8 में से 1 लाख माइनस करके बचे हुए को 16 में कर दो, वो तो अपडेट हो गया ना, बस नई इंफॉर्मेशन जो उसके हिसाब से नया निकल जाएगा। पढ़ लिया क्या सभी ने? चलो, ये हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड था। नेक्स्ट टॉपिक, नंबर ऑफ टॉपिक मैंने आपको बताया इस एएस में कई है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अभी तक कोई भी पॉइंट में कंफ्यूजन है? चलो, अब ये लास्ट क्रूशियल पॉइंट है, इसके बाद डी रिकॉग्निशन हम सबको पता है, एसेट बेचते हैं, एसेट बेचने पर होने वाला प्रॉफिट लॉस पीएनएल में जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिंपल सा ही है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा ढंग का कॉन्सेप्ट है एएस 10 का। अरे लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं बचा। कॉन्सेप्ट नंबर 5, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट दो चीजें होती है। इनिशियल मतलब जब हम एसेट को लाते हैं तो किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे। कॉस्ट कैसे निकलती है, 4 तरीके हमने देख लिया। उसके बाद एसेट पे क्या लगना शुरू हो जाता है, डेप्रिसिएशन। एसेट का इस्तेमाल करते जाएंगे, हर साल डेप्रिशिएट करते जाएंगे। जब एसेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो जो फिगर आता है उसे हम क्या नाम बोलते हैं, एसेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने पर जो फिगर आता है उसे क्या बोला जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू, डब्ल्यूडीवी कहते हैं। अब यही हमारा नेक्स्ट मुद्दा है, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट क्या रहेगा। सब्सीक्वेंट मतलब सर हमने खरीद ली, 4 साल इस्तेमाल करते हो गए, अब आगे क्या करें। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एएस 10 आपको 2 ऑप्शन देता है। कितने ऑप्शन देता है, 2। या तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हो या फिर आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हो। दोनों में से एक सिलेक्ट करना, इट इज योर चॉइस, आपका ऑप्शन है। एंड आप दोनों में से एक सिलेक्ट करते हो, दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पॉलिसी। ये भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। आपको ध्यान है, स्टॉक वैल्यूएशन के लिए हम फीफो यूज कर सकते हैं, वेटेड एवरेज यूज कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पॉलिसी ही कहलाता है। सेम ऐसे ही एएस 10 कहता है, यू कैन फॉलो कॉस्ट मॉडल, यू कैन फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल, इट इज अ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। लेट्स से मैंने बोला मैं तो सर कॉस्ट मॉडल फॉलो करूंगा, एएस 10 ने कहा कर लो आपकी मर्जी। 2 साल बाद मैं कह रहा हूं अब मैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना चाहता हूं, क्या मैं जा सकता हूं, यस, बट इसे क्या बोला जाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ध्यान रखना, मेथड चेंज नहीं कर रहा मैं अपने मॉडल चेंज कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड चेंज करना क्या कहलाता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, बट मॉडल चेंज करना क्या कहलाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इवन शायद एएस 5 में अगर आपको ध्यान हो 10 पार्ट होते थे, उसमें से बताना होता था क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। एक बार एक क्वेश्चन में आया भी था और मैंने कहा था कि जब एएस 10 आएगा तब डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। तो कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना, रिवैल्यूएशन से कॉस्ट मॉडल पे जाना, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बट एग्जैक्टली दोनों हैं क्या सर, दोनों में क्या सब्सटेंस बात बताई गई है।
मान लो एक बिजनेसमैन है, उसने एक बिल्डिंग परचेज की। लैंड की वैल्यू को मैं छोड़ के बता रहा हूं, लेट्स से बिल्डिंग इज कॉस्ट 20 लाख रुपीस की। अब जब आप बिल्डिंग लेके आए हो इनिशियली 20 लाख में, तो 20 लाख पे आपने रिकॉर्ड भी कर दी। नेक्स्ट स्टेप आप करोगे सर यूजफुल लाइफ का असेसमेंट। तो आपने देखा सर इसकी यूजफुल लाइफ होनी चाहिए 10 साल, नो रेसिडुअल वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 20 लाख की एसेट है, 10 साल चलेगी, डेप्रिसिएशन 2 लाख, यानी कि आपका डेप्रिसिएशन लगेगा ₹2 लाख पर एनम। आपने डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दिया। पहले साल डेप्रिसिएशन लगाया, एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। कितने रुपए से? 2 लाख। व्हाट विल बी द डब्ल्यूडीवी? 20 में से 2 गए 18। ये 18 कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट की वैल्यू। यस, बैलेंस शीट बन गई। अगले साल फिर यही किया, फिर 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा? एसपीएल में। और वैल्यू अब कितनी रह जाएगी? 16। ये कहां चली जाएगी? बैलेंस शीट। ऐसे ही करते चले जाओगे। मतलब बैलेंस शीट में हमेशा हम किस वैल्यू को दिखाते हैं? डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू। यस और नो? दिस इज कॉस्ट मॉडल। आप जो कर रहे हो यही कॉस्ट मॉडल है और आप ये हमेशा करते आए हो। मतलब सर जो हम अकाउंटिंग करते थे, हम हमेशा कॉस्ट मॉडल की ही अकाउंटिंग करते थे, हमें यही बताया गया है और हमें यही करना होता था। क्या यही अकाउंटिंग करते आए हो? यस, यही तो होता है कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल का मतलब है एसेट इज कैरिड इन बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। कहने को कॉस्ट मॉडल है, बट इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब बुक्स में कितनी वैल्यू पे लेके चलोगे उसको? डब्ल्यूडीवी पे। यही ऑप्शन मेजर कंपनी फॉलो करती है। लेकिन फिर एएस 10 आपको दूसरा ऑप्शन भी देता है। आप एक बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हो सर, 4 साल यूज कर लिया, 4 साल बाद कितना डेप्रिसिएशन लग चुका होगा? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, कितना लग चुका? 8। डब्ल्यूडीवी आफ्टर 4 इयर्स कितने हुए? 12 लाख। मतलब मेरी बैलेंस शीट में बिल्डिंग 12 लाख की दिखेगी। मैं बैंक के पास लोन लेने गया, बैंक को कहा लोन दे दो, बैंक देखेगा एसेट, यार बिल्डिंग 12 लाख की, अलग अलग एसेट दिखेगा उसको, तो पुरानी वैल्यूज पे दिखेगी, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अब प्रैक्टिकली सोच के बताना क्या ऐसा पॉसिबल है कि आज की डेट में मार्केट में इसकी वैल्यू काफी बढ़ चुकी हो सकता है फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा हो, बट सिंस हम बैलेंस शीट बनाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट वर्ड याद है, जो लागत लगी थी उसके बेसिस पे, तो सर ये बैलेंस शीट का क्या फायदा? फिर मेरे पास आज जो एसेट बुक्स में दिख रही है, अच्छा मैं लैंड का एग्जांपल लूं, चलो बिल्डिंग में तो इतनी वैल्यू फिर भी नहीं बढ़ती, लैंड की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आपने बुक्स में 10 लाख पे रिकॉर्ड कर रखी हो, आज से 25 साल पहले खरीदी थी, लेकिन आज उसकी कीमत 10 लाख नहीं सर 10 करोड़ हो चुकी है। बैलेंस शीट में कितना हैवी डिफरेंस आ सकता है अगर उसे फेयर वैल्यू पे ले आए तो। यस और नो? एएस 10 या हम जनरल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो वो कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाओ, हमने इसलिए 10 लाख पे दिखा रखी है, लेकिन मार्केट वैल्यू पे अगर हम इसे ले आए ना तो हमारी बैलेंस शीट का साइज सीधा 10 करोड़ चला जाएगा। प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम बहुत जगह आ रही थी कि सर पुरानी एसेट्स की वैल्यू दिख रही है, जबकि बैलेंस शीट तो हमेशा एज ऑन करंट डेट होती है, तो उसमें पुरानी वैल्यूज को दिखाना काइंड ऑफ ऑब्सोलीट तरीका है। तो एएस 10 आपको सेकंड ऑप्शन देता है, विच इज नोन एज रीवैल्यूएशन मॉडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल? कि सर आप अपनी एसेट को रीवैल्यू कर सकते हो। रीवैल्यू करने का मतलब है आप उसे किस पे ले आओ? फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब आप अपनी एसेट को एफएमवी पे ले आओ और एफएमवी पे रिकॉर्ड करो। लेट्स से अगर मान लो मेरी बुक्स में आज एसेट 12 लाख की है, इसका मतलब मैं कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा हूं? कॉस्ट। अगर मैं स्विच करके रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना चाहता हूं तो एएस कहेगा जा सकते हो। आप बस ये चेक कर लो कि आज इस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू क्या है। मैंने मार्केट में पता किया, फेयर वैल्यू आज इस बिल्डिंग की 24 लाख हो चुकी है। मेरी बुक्स में कितने पे दिख रही है? 12। बट अगर मार्केट वैल्यू पूछूं तो कितनी हो चुकी है? 24। तो एएस 10 आपको परमिट करता है कि इसे 12 से 24 बना लो। एएस 10 खुद परमिशन देता है। दिस इज नोन एज रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या एंट्री करूंगा मैं? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है मेरी बुक्स में? बिल्डिंग की वैल्यू मेरी बुक्स में कितनी है? 12 लाख। और मुझे लेके कितने पे जानी है? 24। तो 12 लाख से फर्दर डेबिट कर दूंगा। 12 की वैल्यू थी, 12 डेबिट हो गया, कितनी वैल्यू हो गई? 24। क्रेडिट। क्रेडिट हमेशा होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व। याद है बायबैक में मैंने आपको कहा था सबसे नकली रिजर्व होता है। अब देखो बन कैसे रहा है। मार्केट वैल्यू कंपनी ने खुद असेस कर लिया, 24 लाख है, 12 लाख का रिजर्व बना दिया। अगर हमारा कंपनीज एक्ट कह दे कि इसको डिविडेंड बांटने के लिए इस्तेमाल कर लो, तो सोचो कितने मैनिपुलेशन होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, बिकॉज आपने अपनी मर्जी से बनाया। मैं कह रहा हूं सर 12 लाख की 24 लाख थोड़ी, 12 लाख की 24 करोड़ हो गई है, बना दो रिवैल्यूएशन रिजर्व 23 करोड़ 88 लाख का। बात समझ में आ रही है?
तो इसलिए रिवैल्यूएशन रिजर्व को फ्री रिजर्व नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपने बनाया, अपने हिसाब से बनाया। आप कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन बना के, कुछ भी एस्टिमेट बना के, कुछ भी बना दोगे, तो इसलिए इसको फ्री रिजर्व नहीं माना जाता। एक्चुअल में कमाई कुछ नहीं है, बस तुम कह रहे हो कि मार्केट वैल्यू पे ले आए और वैल्यू बढ़ गई। क्या बात समझ में आई? दिस इज नोन एज रिवैल्यूएशन मॉडल। क्या सर इस मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? लगेगा। अब जो आपकी वैल्यू है वो कितनी मानी जाएगी बिल्डिंग की? 24 लाख। यूजफुल लाइफ तो फिर भी कोई चीज होती है ना, वैल्यू कुछ भी हो जाए। लेट्स से अब आपने एसेस किया सर यूजफुल लाइफ 6 साल और बची हुई है, तो अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 24 लाख को 6 पे डिवाइड करके, यानी कि 4 लाख पर एनम। समझ में आई बात? दिस इज रिवैल्यूएशन मॉडल। एक होता है कॉस्ट मॉडल, एसेट को कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे कैरी करते चले जाओ, और दूसरा होता है रिवैल्यूएशन मॉडल, जिसमें आप अपनी एसेट को रीवैल्यू करते हो और मार्केट प्राइस पे ले आते हो। बस याद रखना, जैसे ही रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करोगे, एसेट को रीवैल्यू कर दिया जाएगा, रीवैल्यू करने के बाद वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ने के बाद डेप्रिसिएशन बढ़ी हुई वैल्यू पे लगेगा। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? रीवैल्यूएशन से वैल्यू बढ़ती ही है, घट नहीं सकती क्या? मार्केट वैल्यू कम भी तो हो सकती थी। यस, अगर कम हो जाती तो नुकसान होता, तो बिल्डिंग को डेबिट करते या क्रेडिट? क्रेडिट। तो डेबिट कहां करते? एसपीएल। एसपीएल में डेबिट होता। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास जब रीवैल्यूएशन का मुद्दा आएगा, तो एसेट अपवर्ड भी जा सकती है, एसेट डाउनवर्ड भी जा सकती है। अपवर्ड गया है मतलब फायदा हुआ है, डाउनवर्ड गई है तो नुकसान हुआ है। अब लेके कहां जाना है, उसके लिए एक काम करना, आपके नेक्स्ट पेज पे एक खाली स्पेस मिल रहा है, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूं, आप एज इट इज ड्रॉ कर लेना। विलिंगली नहीं होता। अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर लिया ना, मतलब आपने एक पॉलिसी सिलेक्ट कर ली, तो ये तो वही बात होगी सर, जब वैल्यू बढ़ रही है तब तो हम इसको ऑप्ट कर लेंगे, जब गिरती हुई तो मना कर देंगे। ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपने उसे पॉलिसी बना लिया है, तो अब अपवर्ड जाएगी तो फायदा मिलेगा, डाउनवर्ड जाएगी तो नुकसान भी तुम्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी वो डिस्कस करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, पर ईयर करना होता है या कितने साल में करना होता है। पहले बार ट्रीटमेंट लिख लो। सबसे पहले दो ब्रॉड कैटेगरी बनाना, फर्स्ट टाइम एंड सबसीक्वेंट। अगर आपने एसेट को रीवैल्यू किया पहली बार, ये एसेट लाए थे सर, इसके बाद 2-3 साल तक कॉस्ट मॉडल पे चलती रही, आज पहली बार हम इसे अपवर्ड वैल्यू कर रहे हैं और ये अपवर्ड गई है। अपवर्ड गई है तो मतलब फायदा हुआ है। यस, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, हम एसेट की तो बात कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या फायदा होगा? यस, तो एसेट को तो डेबिट करना पड़ेगा। फायदा क्रेडिट कहां किया जाएगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। पहली बार एसेट को रीवैल्यू किया सर, रीवैल्यू करते ही अपवर्ड चली गई, तो प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। और अगर फर्स्ट टाइम किया, लेकिन सर फायदा होने की बजाय पता चला एफएमवी कम है, इसका मतलब डाउनवर्ड चली गई, नुकसान हुआ है, तो नुकसान हुआ है तो डेबिटेड टू एसपीएल, पीएनएल में चला जाएगा। ये मानते हो कि सर तुमने डेप्रिसिएशन कम लगाया है, डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाते तो मार्केट वैल्यू के ऊपर ही आ जाती है अपने आप, तो वो बचा हुआ पार्ट अब एक साथ कर दो, तो एसपीएल में डेप्रिशिएट हो जाता है। सबसीक्वेंट, अब अगर इसको थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे 3-4 बॉक्स बनेंगे, तो स्पेस मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली कर लेना। फर्स्ट टाइम अपवर्ड, फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड, अगेन अपवर्ड, डाउनवर्ड दिस टाइम, अगेन डाउनवर्ड, अपवर्ड दिस टाइम। एक बार इतना ड्रॉ कर लो, फिर इनका कंक्लूजन आंसर के साथ मैं लिखवा दूंगा क्या बनेगा।
ये लिखा रहने देना, कहीं तुम भी काट दो, मैं तो सिर्फ आंसर डिस्कस करने के लिए पर वापस लिखूंगा। जो लिखा हुआ था वो सही है। इतना बना लिया सभी ने? AS10 क्या कहता है, जब आप एसेट को रीवैल्यू करोगे, देखो अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो रीवैल्यूएशन तो कभी होगा ही नहीं, तो उस केस में तो ऐसा कोई मुद्दा आता ही नहीं है। ये सारे मुद्दे कब आते हैं, जब आपने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है कि वी आर फॉलोइंग रीवैल्यूएशन मॉडल। तो AS10 कहता है, लेट्स से आपने एक एसेट थी, कोई प्लांट था, कोई मशीनरी, कोई बिल्डिंग थी, कुछ भी था, आपने क्या किया, उसको फर्स्ट टाइम वैल्यू किया, फेयर मार्केट वैल्यू पे लाने की कोशिश की, तो पता चला सर हमारी बुक्स में वैल्यू कम है और फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो एसेट को बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कॉस्ट हमने कम दिखा रखी है, एफएमवी ज्यादा है, क्या करेंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो फायदा होगा, एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट कहां करें, तो एस कहता है पहली बार किया और अपवर्ड हो गया तो इट शैल बी क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। एक क्रक्स बताऊं, इसका प्रॉफिट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अपने मर्जी का प्रॉफिट है, ये कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाने देंगे, वरना सारे मैनिपुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस को इन्फ्लेट कर लेंगे। तो बेनिफिट जब भी होगा तो वो हमेशा कहां भेजा जाता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व। सेकंड पॉइंट, सर हमने पहली बार एसेट को एफएमवी पे लाना चाहा, जाके देखा तो एफएमवी गिरी हुई थी, हमने बुक्स में ज्यादा दिखा रखा है, एफएमवी तो कम है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड, नुकसान हो गया, एसेट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट, एसेट की वैल्यू को कम करना है, क्रेडिट, तो डेबिट कहां करें सर, लॉस कहां जाएगा, तो ये कहता है डेबिट टू एसपीएल, आपका नुकसान जो भी हुआ है वो एसपीएल में चला जाएगा। सिंपल सी अजम्पशन सर कि आपने कहीं ना कहीं पहले डेप्रिसिएशन कम लगाया होगा, अगर सही लगाते तो आज डब्ल्यूडीवी उतनी ही हो जाती जितनी मार्केट वैल्यू है, तो अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली मैच कर जाता। इसका मतलब लैक ऑफ डेप्रिसिएशन लगा पिछले सालों में, तो पीएनएल में जो बर्डन नहीं गया वो अब डाल दो इकट्ठा। क्लियर पहला पॉइंट, ये है फर्स्ट टाइम। अब आज मान लो मैंने एक एसेट खरीदी, 3 साल बाद उसे रीवैल्यू किया, वो अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी, फिर उसके 2-3 साल बाद फिर से भी तो हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी कि एक ही बार करेंगे पूरी लाइफ में, मल्टीपल टाइम ऐसा भी हो सकता है, आप हर साल इसको रीवैल्यू कर रहे हो। तो सर पहली बार जब रीवैल्यू किया था तो फायदा हुआ था, अपवर्ड गई थी, और आज फिर से जब रीवैल्यू करके देखा, मान लो लेट्स से आपने 2024 में परचेज की थी तो कॉस्ट पे दिखा दी, 2026 में आपने रीवैल्यू किया तो अपवर्ड गई थी, अब 2029 चल रहा है सर, फिर से रीवैल्यू कर रहे हैं तो फिर से वैल्यू क्या जा रही है, अपवर्ड। तो फर्स्ट टाइम भी अपवर्ड थी, अगेन अपवर्ड जा रही है, पहले भी फायदा हुआ था, अब भी फायदा हुआ है, फायदा हमेशा कहां जाएगा, अगेन इसमें लिख लेना क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, मैं आरआर लिख रहा हूं, रीवैल्यूएशन रिजर्व इसका मतलब पहले भी अपवर्ड थी, अब फिर अपवर्ड चली गई, फायदा ही पहले था, अब भी फायदा है, तो अगेन ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। पॉइंट क्लियर सभी को? इसके अपोजिट क्या हो सकता है सर, पहले अपवर्ड की थी, एसेट को रीवैल्यू किया था ना, तो 1,00,000 रुपए अपवर्ड गई थी, 1,00,000 रुपए हमने अपवर्ड गई थी, तो कहां पे क्रेडिट किया होगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व। बट सर इस बार जब पता किया ना तो मार्केट वैल्यू कम हो रखी है, इसका मतलब इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड। जब तीसरी बार हम रीवैल्यू करने बैठे या दूसरी बार रीवैल्यू करने बैठे तो वैल्यू डाउन जा रही है, कितने फर्क है सर, 70,000 रुपए का, 1,10,000 का, 1,50,000 का, कुछ भी अमाउंट हो। अब क्या करना है, सबसे पहले तो जितना अमाउंट रिवैल्यूएशन में पड़ा है वहां से निकाल लो, क्योंकि उतना ऊपर लेके गए थे ना, उतना ही नीचे ले आओ, और बाकी बचा हुआ एसपीएल। तो यहां पे आप लिख लो डेबिट टू फर्स्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस, जितना बैलेंस पड़ा है उतने एक्सटेंट तक, और बैलेंस एसपीएल में। तुम्हें याद है जब हमने गवर्नमेंट ग्रांट के रिफंड वाला केस पढ़ा था, जब ग्रांट रिफंड हो जाती थी और हमने डेफर्ड ग्रांट अकाउंट सेटअप कर रखा था, तो क्या किया था, जितना बैलेंस ग्रांट अकाउंट में पड़ा है उतना तो वहां से निकाल लो, बाकी सारा एसपीएल। सेम बात यहां पे, एसेट को पहले अपवर्ड किया था तो सर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ ना कुछ बैलेंस जरूर होगा, तो जितना पहले रिवैल्यूएशन में गया था
उतना तो वहां से निकाल लो जो भी बैलेंस पड़ा है, बाकी बचा हुआ एसपीएल में। लेट्स से पहली बार 1 लाख अपवर्ड गया था, अब 1,40,000 डाउनवर्ड जा रहा है, तो क्या करेंगे? 1 लाख तो रिवैल्यूएशन से निकाल लो और बाकी 40,000 एसपीएल। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भाई हाँ या ना। अब अगले आप खुद बता दोगे लॉजिकली, एसेट पहले डाउनवर्ड गई थी, नुकसान कहां गया होगा? अब फिर से डाउनवर्ड चली गई एसपीएल में, तो यहां पे लिखो डेबिट टू एसपीएल, डेबिट टू एसपीएल। नेक्स्ट सिनेरियो, सर पहले डाउनवर्ड गई थी, नुकसान डाला एसपीएल में, अब अपवर्ड आ गई, क्या करेंगे? कहां पे? पहले जितना पीएनएल में डेबिट किया था उतना तो रिकवर करो, वो तो आपको पीएनएल में क्रेडिट करना है, और बाकी बचा हुआ आरआर में, तो यहां पे लिखो क्रेडिट टू, सबसे पहले एसपीएल टू द एक्सटेंट अर्लियर डेबिटेड, टू द एक्सटेंट अर्लियर डेबिटेड, और फिर बाकी बचा हुआ बैलेंस आरआर में। मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आएगा क्या करना होता है। बेसिकली बेनिफिट हमेशा आरआर में जाना होता है, नुकसान हमेशा एसपीएल में, बस पुराना अगर कोई हिसाब है तो पहले वो निपटा लेना, शॉर्टकट तो यही है इसका। अभी इतने सारे अलग अलग सिनेरियो बनने, क्रिस्प आखिरी में यही फॉर्म में याद रख लेना, नुकसान हमेशा पीएनएल में जाएगा, फायदा आरआर में जाएगा। हाँ पुराना हिसाब है वो जरूर एडजस्ट करना है। तो रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग क्या होगी, समझ में आ गई बात? इसे कहां लेके जाया जाएगा, गेन है या लॉस है, कहां पे करना होता है ट्रांसफर, ये मैंने आपको सारा बता दिया। इसका ऐसे कभी क्वेश्चन ऐसे ने आज तक नहीं पूछा, तो इसका मैं कोई आपको एग्जांपल नहीं करवा रहा, बट मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो, या कोई लिखवाऊं? मेरे ख्याल से इसमें तो एग्जांपल्स में तो नहीं है जहां तक मेरे को ध्यान है कि एज सच। नहीं, ये दूसरे पॉइंट का है। ये दूसरे मुद्दे का है, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगा। समझ में आ गया सभी को? चलो एक छोटा सा पॉइंट और करवा रहा हूं। कॉस्ट मॉडल क्या होता है, सभी को समझ में आ गया? रीवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, कैसे उसका गेन लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बार इसको रीड करके एक छोटा सा पॉइंट और कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन वाले पॉइंट में ना 3 मुद्दे कवर होते हैं। रीवैल्यूएशन में 3 मुद्दे होते हैं, एक मैंने बता दिया गेन और लॉस वाला, दूसरा मुद्दा इसके बाद डिस्कस करते हैं, छोटा सा है वो डिस्कस कर लेंगे, बाकी बचा हुआ पोर्शन मंडे को कवर करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट मॉडल, PPE shall be carried at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment loss। कोई भी डेप्रिसिएशन है, इंपेयरमेंट लॉस है, उसको लेस करके, यानी जो WDV होगी उस पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इंपेयरमेंट लॉस एक नया वर्ड है, AS28 में पूरा पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप मान सकते हो डेप्रिसिएशन इज नॉर्मल वेयर एंड टियर, इंपेयरमेंट लॉस इज एबनॉर्मल फॉल इन द वैल्यू। AS28 आएगा, अभी सीक्वेंस में पढ़ना ही हमें। ये मान लो बस इंपेयरमेंट एबनॉर्मल नुकसान को शो करता है, तो वो सारे लेस करके जो नेट WDV बच रही है बुक्स में आ रही है, उसी पे फॉलो करना कॉस्ट मॉडल कहलाता है। जबकि रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या करते हैं, PPE shall be carried at fair value, फेयर वैल्यू निकाली जाती है जिस दिन आप रीवैल्यू करते हो। क्या उसके बाद डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाता है? क्वेश्चन आएगा डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा सर, कैसे कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन? रीवैल्यूएशन मॉडल में एसेट फेयर वैल्यू पे रखी जाती है, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, डेप्रिसिएशन लगता है। फेयर वैल्यू पे आज ले आए, हो सकता है आप 3 साल बाद रीवैल्यू करेंगे, तब तक जो रेजिडुअल वैल्यू उसके हिसाब से डेप्रिशिएट करते जाओ। जिस दिन 3 साल बाद वापस चेक कर लेंगे WDV को, अगेन फेयर वैल्यू से कंपेयर करके फिर रीवैल्यू कर लेंगे, तो डेप्रिसिएशन तो नॉर्मली लगेगा। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस सब्सीक्वेंट डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट लॉस, वो एडजस्ट करके जो वैल्यू होती है उस पे हम इस पे बुक्स में कैरी करते हैं। रीवैल्यूएशन कब करना है? आपने क्वेश्चन पूछा सर रीवैल्यूएशन कब करना है, क्या हर साल करना होता है? एएस कहता है हर साल जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर लिया, इट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है? आप नोट्स टू अकाउंट में अपनी पॉलिसीज के बारे में बताते हो या नहीं? AS1 कहता है ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट एट वन प्लेस। किसी ने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाए, उसमें क्या देखेगा कि सर ये तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं, इसका मतलब इनकी बैलेंस शीट में जो एसेट है
क्या वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होगी या मार्केट वैल्यू पे? और कंपनी ने 15 साल पहले किया था रिवैल्यू, उसके बाद रिवैल्यू करना ही छोड़ दिया। बताओ क्या लॉजिकली आपने फॉलो किया? आपके फाइनेंशियल्स में आप लिख रहे हो नीचे रिवैल्यूएशन मॉडल, और रिवैल्यूएशन हुआ था आज से 15 साल पहले, पर्पस तो डिफीट हो गया ना सर। मार्केट वैल्यू पे लाना था, कहां लाए? 15 साल पहले किया था, एक बार आप कर ही नहीं रहे। तो एएस 10 कहता है रीवैल्यू हर साल भी मत करो, बट ये भी मत करना कि 15 साल में 10-20 साल में एक बार कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली करते रहो। व्हाट इज फ्रीक्वेंट? दैट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी, मार्केट कितना तेजी से बदल रहा है। मान लो आप एक बिल्डिंग की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, इतनी तेजी से फ्लक्चुएट हो रही है सर, एक साल पहले 1 करोड़ होती थी, आज 2 करोड़ हो गई है, क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ चुके हैं? तो रीवैल्यू करो। लेकिन अगर आप कह रहे हो सर पिछले साल 1 करोड़ है, अब 1 करोड़ 2 लाख 5 लाख हो गई होगी, तो मत करो, फिर 2-3 साल में एक बार कर लेना। मतलब आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्रीक्वेंटली करते रहो ताकि डब्ल्यूडीवी और एफएमवी दोनों में ज्यादा गैप ना हो। जहां पे गैप आता लगे उसी साल कर लेना रिवैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? तो ना तो एनुअल बोला है ना 10 साल बोला है, उन्होंने कहा जो भी सही सही हिसाब है उसके हिसाब से करते रहना। तो रिवैल्यूएशन शुड बी डन विद सफिशिएंट रेगुलरिटी टू इंश्योर दैट कैरिंग अमाउंट डज नॉट डिफर मटीरियली फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू। उसकी फेयर वैल्यू में और डब्ल्यूडीवी में ज्यादा फर्क ना आ जाए, इस फ्रीक्वेंसी के साथ हमेशा रिवैल्यू करते रहना। बोलो क्या ये बात समझ में आई? सम आइटम्स में बी रिवैल्यूड एनुअली, कुछ आइटम जिनकी वैल्यू तेजी से बदल रही है तो क्या उनको एनुअली कर सकते हो? यस। बाकी को 3 से 5 साल में कर लेना। ये एएस 10 का जनरल गाइडेंस है। एएस 10 ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई ऐसा कर सकते हो, करना चाहो तो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। कुछ आइटम को आप एनुअली कर लो, कुछ को 3 से 5 साल में रोटेशन में करते रहना। तो ये चीज एएस 10 परमिट करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं तो अलग अलग क्लासेस बनाई जाती है। क्या बनाते हैं? पीपीई की क्लासेस। अब इसका मतलब क्या है? एएस 10 कहता है आपको पीपीई की क्लासेस बनाना है। क्लासेस बनाने का मतलब सही कहा कि कैटेगरीज बनानी है। आपके बिजनेस में बहुत सारी पीपीई होती है, बट क्या वो बहुत बढ़िया जवाब दिया है। वो इतनी सारी जो कैटेगरी होती है, इतनी सारी जो पीपीई होती है, वो सारी एक जैसी तो नहीं होती। तो एएस 10 कुछ ब्रॉड कैटेगरी, ब्रॉड क्लासेस बनाता है। लाइक प्लांट एंड मशीनरी एक कैटेगरी है, एक क्लास है। क्या आना चाहिए इसके अंदर? फैक्ट्री में यूज होने वाले प्लांट एंड मशीनरी जो प्रोडक्शन करेंगे। फिर एक कैटेगरी बना दी फैक्ट्री बिल्डिंग, एक कैटेगरी बना दी ऑफिस बिल्डिंग। अब गौर से देखोगे तो आपको सर बिल्डिंग बिल्डिंग एक ही चीज तो होती है, आपने 2 क्लास क्यों बना दी? क्लास नाम को देख के नहीं बनाई जाती, क्लास यूज को देखते हुए बनाई जाती है। मुझे एक बार बताओ, फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग, क्या आपको लगता है दोनों की जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होगी वो सेम रहनी चाहिए? फैक्ट्री बिल्डिंग में मैं कह रहा हूं रफ यूज होता है ज्यादा, हैवी मटेरियल यहां से वहां ले जाया जाता है, कई बार वो हो सकता है थोड़ा ऊंचाई से गिरेगा भी, वहां पे डस्ट ज्यादा होगा, पोल्यूशन ज्यादा होगा। तो क्या यहाँ पे एसेट या जो भी बिल्डिंग की बात करो क्या वो जल्दी डेप्रिशिएट होगी? यस। लेकिन ऑफिस बिल्डिंग में सर ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल साफ सुथरी रहती है, लाइट काम होना होता है। तो क्या यहाँ पे आपका लाइफ ज्यादा आ जाएगी अपने आप अकॉर्डिंगली? यस। तो क्या टेक्निकली दोनों को एक क्लास में रखना सही होगा? नहीं। एएस कहता है आप ये समझने की कोशिश करो कि उन दोनों एसेट का इस्तेमाल कब और कहां और कैसे हो रहा है, उसकी बेसिस पे आप अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हो। लेट्स से कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर वो है सर जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है, और एक वो जो आपके ऑफिस में यूज हो रहा है। अगर आपको लगता है ना कि दोनों की लाइफ इस वजह से डेविएट कर जाएगी क्योंकि कहां यूज हो रहा है, तो फिर 2 अलग अलग क्लासेस मानना है इसको। सर कार है, एक कार यूज हो रही है ऑफिस में, एक ट्रक यूज हो रहा है फैक्ट्री में, क्या वो एक ही क्लास के पार्ट बनने चाहिए? नहीं। तो एएस कहता है ऐसे अलग अलग क्लास बननी चाहिए, एक जैसी एसेट एक क्लास के अंदर आनी चाहिए। अब ऐसा क्यों किया गया? ताकि आप यूजफुल लाइफ जब निकाल रहे हो, जब आप उनका साल्वेज वैल्यू निकाल रहे हो, रेसिडुअल वैल्यू, तो एक साथ जज करने में आसानी रहे, तो इसलिए क्लास बना दी गई है। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी रीवैल्यूएशन करोगे तो सिलेक्टिव बेसिस अलाउड नहीं है, एंटायर क्लास पे लगाना पड़ेगा। लेकिन क्लास बाय क्लास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 अलग अलग मशीन है। कितनी मशीनें हैं? 10। 10 में से कंपनी कह रही है 10 की 10 एक ही कैटेगरी में आती है, एक ही क्लास में आती है, प्लांट एंड मशीनरी में। कंपनी कह रही है 6 को तो हम रीवैल्यू करना चाहते हैं, 4 को नहीं करना चाहते। क्या ऐसा कर सकते हो? विद इन अ क्लास जितनी भी एसेट आएंगी, या तो सबका कॉस्ट मॉडल फॉलो करो या फिर सबका रिवैल्यूएशन मॉडल। इसका मतलब अगर आपके पास 10 प्लांट है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि 6 का कॉस्ट करेंगे 4 का रिवैल्यूएशन, या वाइस वर्सा।
या तो 10 के 10 पे कॉस्ट लगाओ या 10 के 10 पे रिवैल्यूएशन। लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है कि प्लांट एंड मशीनरी पे तो रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएंगे सर, और जो हमारी ऑफिस बिल्डिंग है उस पे हम कॉस्ट मॉडल लगाना चाहते हैं? क्लास वाइज डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, लेकिन विद इन अ क्लास एक ही मॉडल होना चाहिए, सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होगी। और लॉजिक भी बहुत क्लियर है सर, 10 मशीनें हैं, अगर आप चाहते हो कि उनको हम फेयर वैल्यू पे दिखाएं तो ये तो इलॉजिकल हुआ ना कि 6 को तो आप दिखाना चाहते हो, 4 को नहीं दिखाना चाहते, जबकि सारी एसेट एक टाइप की है, तो वैल्यू तो सबकी फ्लक्चुएट होती होगी इन रिगार्ड टू मार्केट वैल्यू। तो फिर ऐसे थोड़ी हुआ कि 6 को आप कर रहे हो 4 को नहीं कर रहे। तो एएस कहता है सारी एसेट पे एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन विद इन अ क्लास आप भेदभाव नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आई? यही बात यहां पे लिखी गई है, इफ अ पीपीई इज रीवैल्यूड देन द एंटायर क्लास शुड बी रीवैल्यूड। आपको उस पूरी क्लास को रीवैल्यू करना पड़ेगा, नो सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन अलाउड। लेकिन क्या अलग अलग क्लासेस पे अलग अलग मॉडल लगाए जा सकते हैं? यस, दो अलग अलग क्लास बना के एक के ऊपर आप रिवैल्यूएशन मॉडल, एक पे कॉस्ट मॉडल लगा सकते हो, लेकिन विद इन अ क्लास दो मॉडल अलाउड नहीं। क्या ये बात समझ में आई? चलो आज इतना ही करवा रहा हूँ, वो टॉपिक फिर कल ही करेंगे, यहां तक कर लेते हैं। एक बार आप इसको रीड कर लेना, होमवर्क कुछ नहीं है, जितना करवाया है वो सारा रीड कर लेना। इस एक मिनट, इस एएस में होमवर्क के अलग से क्वेश्चन कुछ नहीं बने, छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, तो बस इतना कर लेना, जो अभी तक हुआ है वो सारा रिवाइज कर लेना, ठीक है? हाँ देखो, दो चीजें होती हैं, आप जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हो तो वहां पे आपको जो बनती है ना एसेट, वो इंटेंजिबल एसेट बनती है, नो हाउ जिसे हम कहते हैं, तो वो पोर्शन एएस 26 में जाएगा। एएस 26 कहता है रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज दो अलग अलग पार्ट है। रिसर्च वो टाइम होता है जब आप सिर्फ खोजबीन कर रहे हो, अभी कुछ बनेगा नहीं पता, तो वो खर्चा पीएनएल में जाता है। डेवलपमेंट फेज एसेट बननी शुरू हो गई, तो अब सही मायने में कुछ बना रहे हो, ये खर्चा कैपिटलाइज होता है, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट एएस 26 में पढ़ेंगे हम, वहां पे वो भी आएगा। क्या गिवन हो, किस पर्पस के लिए कह रहे हो? समझा नहीं मैं, आप क्या कहना चाहते हो?